चैनल पर मैं हूं आपके साथ निशा और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल टॉक शो। दोस्तों, हमारे समाज में हमारे आसपास कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, जिनके बारे में नवाचार करना बहुत ज़रूरी है और ऐसा ही एक मुद्दा है शिक्षा। आप सभी जानते हैं कि शिक्षा हमारे लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन जो सिस्टम हमारे देश में है, जिस सिस्टम को हम फॉलो करते आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कुछ खामियां ज़रूर है। हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं, हर चीज़ के नुकसान भी होते हैं और बदलते वक्त के साथ हमें हर चीज़ में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी होता है। तो शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है, एजुकेशन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें लगातार बदलाव होते आए हैं और आगे भी बदलाव होते रहेंगे। तो आज इस टॉक शो में हम डिस्कशन करेंगे शिक्षा के बारे में, शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या नवाचार किए जाने चाहिए और क्या बदलाव करने की ज़रूरत है। और इस बारे में बात करने के लिए, हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए हमारे स्टूडियो में एक पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। कुछ गणमान्य शिक्षक हमारे साथ इस डिस्कशन में आज भाग लेने वाले हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे शिक्षा के बारे में। तो दोस्तों, टीचर्स डे के इस मौके पर आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ टीचर्स से और उनसे हम जानेंगे कि शिक्षा का क्या महत्व हमारे जीवन में है और क्या बदलाव होने चाहिए, किस तरह से वो महसूस करते हैं एक टीचर के, एक गुरु के पद पर होकर। इस डिस्कशन में आज हमारे साथ है अनुराधा मैम, कंचन मैम, रीना मैम और सावित्री मैम। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कोटा ब्रॉडकास्टिंग चैनल पर। तो मैम, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन का जो स्तर है वो समय समय पर बदलता आया है। जिस वक्त आप स्टूडेंट रहे होंगे उस वक्त चीज़ें अलग थी, पढ़ाने का तरीका अलग था, टेक्निक्स अलग थी और आज अलग है। तो क्या लगता है आपको किस तरह के चेंजेस उस वक्त से इस वक्त तक में आए हैं? मैम, टेक्निक में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है जी। आप पहले मोबाइल नहीं था बच्चों के पास में, ऑफलाइन क्लास लगती थी। स्कूल में जो भौतिक संसाधन थे वो इतने ज़्यादा नहीं थे जितने आज हैं। इनोवेशन के नाम पर एक बहुत बड़ी क्रांति आई है जिसने पढ़ने का जो स्टाइल है उस स्टाइल को है ना बिल्कुल बदल दिया है। आजकल बच्चा मोबाइल से पढ़ता है, इंटरनेट का इस्तेमाल करता है और माता पिता भी इस बात से सहमत होते हैं कि बिल्कुल कि वो इंटरनेट का इस्तेमाल करें। फिर आप देखेंगे एक और बदलाव आया कि स्कूल जो ऑफलाइन टीचिंग को अच्छा मानते थे, विजुअल लर्नर को अच्छा मानते थे कि एक टीचर सामने खड़ा हुआ है और क्लास में कुछ बच्चे बैठे हैं और लर्निंग हो रही है, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बेस्ट प्रोसेस माना जाता था। लेकिन अब बदल गया है। अब उन्होंने कहा हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं, आपको जो पढ़ना है आप उससे डाउनलोड कर लीजिए। हमने आपका एक चैनल बना दिया है और उस पर हमने आपकी जो ई कंटेंट है उसको हमने यहाँ अपलोड कर रखा है। आप अपनी इच्छा से अपनी सुविधा के अनुसार जब आपको समय मिलता है आप इस लेसन पर काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। जो एक पुरानी लीक वाली परंपरा थी, परंपरागत परंपरा थी, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। और जो स्कूल के प्रबंधक भी थे वो भी ये सोचने के लिए इस कोविड वाली परिस्थितियों में ये बाध्य हो गए कि हमें बिल्कुल टेक्निकल अपडेट रहना ही रहना है यदि हमें बच्चों से जुड़ा रहना है। बिल्कुल। और साइंस और टेक्नोलॉजी की जब बात आती है तो हमेशा बात आती है प्रोग्रेसिव रहने की, लेकिन हम जानते हैं कि हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। ऑनलाइन टीचिंग पिछले 2 साल से हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन बेस पर ही बच्चे पढ़ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, क्योंकि आमतौर पर पेरेंट्स की ये शिकायत है, जो मदर्स हैं वो ये शिकायत करती है कि बच्चे क्लास में बैठते नहीं हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और ऑनलाइन क्योंकि पढ़ाना भी ज़रूरी है। तो क्या लगता है आपको कि क्या इसके मेरिट्स और क्या डिमेरिट्स हैं? मैम, बिल्कुल सही है कि हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और इस कोविड वाली जो एडवर्स कंडीशन है इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत काम आया है हमारे, और हमने बच्चों का बहुत लॉस होने से बचा भी लिया है। लेकिन साथ के साथ वही है कि डीमेरिट्स भी हैं कि मतलब बच्चों का फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो चुका है और उनकी आइज़ के ऊपर बहुत एडवर्स इफेक्ट आया है। और दूसरा आप देखेंगे कि बच्चे इतने स्मार्ट हैं, एक तरफ वीडियो चल रहा है और एक तरफ यूट्यूब का कोई सा भी चैनल वो लोग एक ही स्क्रीन को 2 चीज़ों में शेयर कर लेते हैं या स्प्लिट कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो बाद में देखते हैं या नहीं देखते हैं। उसके बाद जो टीचर स्टूडेंट का एक इंटरेक्शन था, आई थिंक सो कि वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल था उसमें, वो चीज़ नहीं हो पा रही है। और एटमॉस्फेयर जो होता है क्लास का वो बहुत जो कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर है वो भी उस चीज़ से ख़त्म हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें देखिए, टीचर का तो काम ही है या टीचर का तो नाम ही है कि हर परिस्थिति को अच्छे से पॉजिटिव वे में लेके आना। तो ऑब्वियसली कोविड कंडीशंस में टीचर्स ने हम पूरी कोशिश की है कि बच्चों के
कोई बच्चों का किसी भी तरह से कोई लॉस नहीं हो, और उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म को बहुत इजीली अपनाया है और ई कंटेंट बहुत अच्छा सा बनाया है। जब हम बात करते हैं मेरिट डिमेरिट्स की, तो उस वक्त जब ग्रामीण एरिया की जब हम बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर हम सभी जानते हैं कि नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, लोगों के पास मोबाइल नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। तो मैम क्या लगता है आपको कि किस तरह से उस सिचुएशन से हम कोप अप हो सकते हैं? ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये अभी की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। क्योंकि हमारे पास में जो बच्चे आते थे, हम छोटे छोटे चीज़ें उनको, अगर हम एक एसएमएस भी करते थे या व्हाट्सएप पे हमने ग्रुप बनाया और उनके पास कोई सूचना पहुंचाने की कोशिश करी, तो वो भी उनके पास नहीं पहुंच पाती थी। क्योंकि कारण वही कि उनका जो बैकग्राउंड है वो इस तरीके का नहीं है, ग्रामीण इलाके से हैं। कुछ बच्चे हमारे जो हैं वो बांसवाड़ा बाड़मेर तरफ के हैं, जहाँ पर कि नेटवर्क का इशू लगातार चलता रहता है। अगर उनको हम दे भी दें किसी भी तरीके से, स्मार्टफोन दिला दें, लैपटॉप दिला दें, या किसी भी तरीके से हम उनके जुड़ने का प्रयास करें, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये तो कर ही रहे हैं, सरकार को भी इस तरीके का थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए कि वहाँ पर नेटवर्क प्रॉपर वे में पहुँचाएं। लाइट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हैं कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसके बिना ना चार्जिंग हो सकती है, ना हमारा नेट चल सकता है। और इसके अलावा कहता है ना कि फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी होती है बच्चे की ग्रोथ के लिए, उसके मेंटल ग्रोथ के लिए, उसके फिजिकल ग्रोथ के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन क्योंकि स्कूल बंद हैं तो फिजिकल एक्टिविटीज़ हो नहीं पा रही है, बच्चों की सेफ्टी का सवाल है, इसलिए बच्चों को हम बाहर खेलने नहीं भेज सकते। तो मैम इस सिचुएशन में क्या लगता है आपको, मदर्स को क्या करना चाहिए जिससे बच्चों को वो इंगेज रख सके, फिजिकल एक्टिविटीज़ में वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व कर सके अपने बच्चों को घर में रहते हुए? मदर्स कोशिश कर रही है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बिजी रख सके, कुछ सिखा सके। लेकिन बच्चे जो है 7 घंटे 8 घंटे पहले स्कूल में रहा करते थे, तो बहुत इस चीज़ का फ़र्क आया है। तो मदर्स को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को समय दे और कुछ ऐसी क्रियाएं करवाए जिससे वो क्या है एक्टिव रह सके। घर में ही छोटे छोटे खिलौने से या फिर कुछ इस तरीके से साधन वो अपना सकते हैं जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो बच्चा सीख सके। ज़्यादातर प्रयास करे कि वो टीवी कम देखे या मोबाइल कम यूज़ करे, क्योंकि ऑलरेडी वो ऑनलाइन पढ़ रहा है, शिक्षा ले रहा है, तो ज़्यादा समय उसका वैसे ही मोबाइल में जा रहा है। अब इसके अलावा भी यदि वह मोबाइल यूज़ करेगा तो क्या होगा, उसकी आंखों पे असर पड़ेगा, है ना। ऑलरेडी पढ़ रहा है, क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि हमें शिक्षा देनी ही है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, या मदर जो होती है उसे स्कूल के अलावा, स्कूल टाइमिंग में जो क्लासेस चल रही है उनके अलावा जो है उसको अन्य छोटे छोटे खिलौने बनाना सिखाए या कागज के माध्यम से क्रिएटिव चीजों में से कार्य करवाए, है ना। ऐसे छोटे छोटे खेलों के माध्यम से भी वो बहुत कुछ सिखा सकती है। इसके लिए मदर को जो है अतिरिक्त समय उसके लिए निकालना होगा, क्योंकि उसे क्या है घर में भी समय देना होता है। तो इसके लिए उसे लगातार प्रयास करना ही पड़ेगा, तभी जाके जो है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, साथ ही बच्चा जो है कुछ क्रिएटिव भी कर पाएगा। जी, तो मैम ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि छोटे बच्चों पर इस वक्त ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बड़े जो बच्चे होते हैं वो समझते हैं इन चीज़ों को कि क्या सिचुएशन है और किस तरह से हमें उनसे डील करना है। लेकिन छोटे बच्चों के साथ थोड़ा सा दिक्कत होती, तो मेहनत ज़्यादा करनी है पेरेंट्स को। इसके अलावा एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन की, तो हम सभी जानते हैं कि ये कॉम्पिटिशन का ज़माना है और इस वक्त में हर कोई ये चाहता है कि हमारा बच्चा आगे निकले। लेकिन जिस तरह का हमारे कंट्री में हम कह सकते हैं कि इंडिया में जो एजुकेशन का पैटर्न है, जो हमारा सिस्टम है, तो मैम क्या लगता है आपको किस तरह के चेंजेस, किस तरह के इम्प्रूवमेंट्स किए जाने चाहिए? बिल्कुल मैम, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि एक बहुत बड़ा बदलाव कोविड-19 जो आया है उसने हमें सोचने के लिए विवश कर दिया है कि हम एक बहुत बड़ा बदलाव करें। सबसे पहले हम चलते हैं एकदम ग्राउंड लेवल पे चलते हैं। जो क्लासरूम है, जिस क्लासरूम में बच्चे ठूस कर भरे जाते हैं, इतनी बहुत ज़्यादा भरे जाते हैं, 40-45 बच्चे, तो बच्चों की जो संख्या है वो कम होनी चाहिए, सेक्शंस ज़्यादा होने चाहिए। एक जो टीचर होता है वो सभी विषय पढ़ा देता है, हिंदी पढ़ा देता है, इंग्लिश पढ़ा देता है, सामाजिक पढ़ा देता है। नहीं, अब ऐसा होना चाहिए कि जो जिस सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट है उसको पढ़ाना चाहिए। विषय विशेषज्ञ यदि पढ़ाता है, मैं बहुत ग्राउंड लेवल की बात कर रही हूँ, छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये मानकर चलती हूँ कि नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत की बुलंदी उतनी अच्छी होगी। तो यहाँ पर जो मेरा बच्चा है छोटा,
प्राइमरी सेक्शन की बात करते हैं, अपर प्राइमरी की करते हैं, मिडिल सेक्शन की बात करते हैं और अपर मिडिल सेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि फिर कोचिंग और कॉलेज की बात आ जाती है, वो तो दायरा बदल जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात कि क्लास का जो स्टैंडर्ड है उसको थोड़ा सा हम सुधारें और उसमें एक बदलाव ये करें कि वो जो ग्रुप है, वो जो ग्रुप मतलब हमारे पास संख्या जो है बच्चों का समूह जो है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए। दूसरा, टीचर जो है वो स्पेशलिस्ट होना चाहिए। तीसरा, हमने भौतिक संसाधनों के रूप में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया हुआ है वो थोड़ा आज के वातावरण के अनुसार होना चाहिए कि उसमें वेंटिलेशन हो, उसके पास वहाँ पर मनोरंजन के साधन भी हो, क्योंकि मनोरंजन का मतलब सिर्फ टीवी देखना या कार्टून देखना नहीं होता। कुछ पजल्स गेम है, कुछ आपके स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स हैं, उनसे भी आप बच्चों का मनोरंजन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे बीच बीच में आप बच्चों को ब्रेक दें मनोरंजन के साधन। स्मार्ट क्लास के नाम पर आजकल सब स्कूल में होता है कि हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास है, लेकिन आप जाके देखेंगे तो हकीकत कुछ और होती है। तो स्मार्ट क्लास है तो उसको बच्चे को उसको यूज करना आना चाहिए। जो टीचर वहाँ पर है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का हो या PGDSC वाला हो, तो उनको उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो मैम बहुत अच्छा मुद्दा यहाँ पर आपने उठाया और जो 3 ग्राउंड लेवल पर आपने बात की और 3 आपने बड़ी बातें यहाँ पर बोली है कि सबसे पहली चीज़ है क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो कम होनी चाहिए, और दूसरी बात आपने ये बोली कि जो टीचर्स है जो पढ़ा रहे हैं वो स्पेशलिस्ट होने चाहिए उस सब्जेक्ट के, और तीसरी चीज़ ये कि टेक्निक्स का इस्तेमाल टीचर्स को प्रॉपरली आना चाहिए ताकि वो बच्चों को सिखा सके। तो मैम आप कितना एग्री करती हैं इनसे और आपको क्या लगता है कि इसके अलावा और क्या चेंजेस किए जाने चाहिए? मैम एग्री तो बिल्कुल, तीनों बात जो है वो बिल्कुल एग्री करने लायक है, क्योंकि इस चीज़ को हम भी फेस करते हैं। जी मान लीजिए हम SST सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं, तो SST सब्जेक्ट के अंदर 4 सब्जेक्ट को दे दिया जाता है, लेकिन जो टीचर होता है ना वो एक ही सब्जेक्ट में PG करके आता है जी, तो उसकी जो कमांड है वो इस सब्जेक्ट पर होनी चाहिए। तो इस तरीके का करना चाहिए कि SST सब्जेक्ट है तो आप हिस्ट्री वाले टीचर को हिस्ट्री का पार्ट दें, ज्योग्राफी वाले को ज्योग्राफी का, सिविक्स वाले को सिविक्स का और इकोनॉमिक्स वाले को इकोनॉमिक्स का। जैसे हमने अपने ट्रेनिंग कॉलेज में भी हमने सेक्शंस डिवाइड कर रखे हैं ABCD, तो वो 50 बच्चे मुझे देखने या 25 बच्चे मुझे देखने, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो इनको मैम को देखने तो ये देखेंगे, इन मैम को देखने तो ये देखेंगे। तो वो उस तरीके से सारे बच्चे जो हम देना चाहते हैं, उनको सिखाना चाहते हैं या जो भी हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ उनसे कराना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग करवा लेते हैं आसानी से, क्योंकि ग्रुप छोटा हो जाता है। बच्चा बिल्कुल टीचर और स्टूडेंट आमने सामने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से सीख पाते हैं वो, और हम लोग सिखा पाते हैं और उनसे कुछ नया हमें भी सीखने को मिलता है। आप टीचर का चयन करते हैं वहाँ पर रखने के लिए योग्यता के अनुसार नहीं करते। जब आप योग्यता के अनुसार नहीं कर रहे तो सारे गधे और घोड़े सब बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है, उसका अनुभव देखना है। आप जब भी इंटरव्यू लेते हैं, मेरा सबसे आग्रह है इस बारे में कि आप जब भी इंटरव्यू लें आप उस बंदे का एक्सपीरियंस देखें, वो कैसे इनोवेशन को इस्तेमाल करता है वो देखें, वो ऑडियो वीडियो जो विजुअल एड्स जो होते हैं उनका कैसे इस्तेमाल करता है, उसे नई टेक्निक के बारे में क्या आता है, वो बच्चों को कैसे फेस करता है, इंटरेक्शन के मामले में उसका क्या कहना है। इन हम व्यवहारिक मुद्दों पर यदि बात करते तो मुझे लगता है कि एक अच्छा शिक्षक हम ढूंढ भी सकते हैं, और शायद वो ये समझौता भी कर ले उस समय कि हाँ मुझे कम मिले, लेकिन आप अच्छा शिक्षक पाएंगे तो आप बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, स्कूल का नाम भी होगा, गुणवत्ता भी बढ़ेगी। मैम बहुत अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पर रखा है हमारे व्यूअर्स के सामने, और जैसा कि आपने कहा कि नेगोशिएट करते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं टीचर्स की क्वालिटी के साथ में, और वो जो कॉम्प्रोमाइज़ हम करते हैं वो नुकसान पहुंचाता है बच्चों को, बच्चों के एजुकेशन की क्वालिटी को। तो मैम 2 चीज़ें यहाँ पर है। पहली चीज़ तो ये है कि आपने जैसा कहा कि मनी माइंडेड जो होते हैं तो वो कम पैसे में अच्छे टीचर को हायर करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि जो क्वालिटी है जिस बंदे में जो क्वालिफाइड है वो शायद उतने पैसे में मानेगा नहीं, वो नेगोशिएट नहीं करेगा। तो पहली चीज़ तो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं हम टीचर्स के साथ में। दूसरी चीज़ ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, जैसे सिटी के स्कूल्स की हम बात करें, कॉलेजेस की हम बात करें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप है आजकल। सब जगह आप देखेंगे वेंटिलेशन प्रॉपर है, AC लगे हुए हैं क्लासरूम में, प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं, वाईफाई पूरा कैंपस है। लेकिन जब बच्चे का जब एडमिशन पेरेंट्स करवाने जाते हैं तो वो इन सब चीज़ों को देखते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि स्कूल बहुत अच्छा है। तो मैम क्या लगता है आपको कि इन दोनों चीज़ों में कहाँ पर मिस्टेक होती, कहाँ पर गलती होती पेरेंट्स से और जो एजुकेशन सिस्टम को रन कर रहे हैं उन लोगों से? मैम इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो मायने रखता है। एक जो फर्स्ट लुक है
वो एज अ पेरेंट हमें बहुत अच्छा लगता है कि डेकोरम बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा बच्चा बहुत अच्छे से इसमें मतलब एडजस्ट करेगा कंडीशंस, एटमॉस्फेयर क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम तो हमारे टीचिंग उसमें प्रोसेस में यही पढ़ाते हैं कि ये ट्राइंगल चलता है, टीचर स्टूडेंट एंड एनवायरनमेंट। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट टीचर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टीचर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वहाँ के लेकिन टीचर से इंटरेक्शन देखिए, इसमें क्या है, स्कूल्स को मेरे को एक हमारे एजुकेशन सिस्टम में बड़ी कमी लगती है। हमारे यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स नहीं चलते हैं। जैसे टीचर्स का स्टूडेंट्स के साथ तो इंटरेक्शन होता ही है, लेकिन पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन बहुत कम है। तो मेरे ख्याल से इस टाइप के प्रोग्राम्स होने चाहिए जिसमें टीचर्स का पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन हो, ताकि बच्चों का बीच का, क्योंकि कुछ क्वालिटीज़, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ पेरेंट्स को पता होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टीचर्स को पता होती हैं। वो जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, तब तक हम शायद बच्चों की कमियों को पूरा नहीं कर सकते। तो ये भी बहुत ही एक अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पर बताई। बच्चा किस फील्ड में, किस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, इसे सबसे पहले पहचाने, और ये म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे लगता है पेरेंट्स की भी और टीचर्स की भी, कि उसे पहचान कर बच्चे की जो एनर्जी है उसे उसी डायरेक्शन में चैनलाइज किया जाए, तो रिजल्ट्स हमारे लिए बहुत 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 अच्छे होंगे। तो मैम, बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके, और आपने वक्त निकाला हमारे लिए, स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो दोस्तों, प्रोग्राम के आज के सेगमेंट में बस इतना ही। आज जो पैनल में एक्सपर्ट हमारे साथ थे, उन्होंने बहुत अच्छे मुद्दे उठाए और कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आई जिन पर वाकई में हमें विचार करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आखिरकार ये सवाल है हमारे देश के बच्चों का, हमारे देश के युवाओं का। तो इस चर्चा को प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में, अगले एपिसोड में हम कंटिन्यू रखेंगे कुछ नए एक्सपर्ट्स के पैनल के साथ। तब तक के लिए निशा को इजाज़त दीजिए, और दोस्तों, कोटा ब्रॉडकास्टिंग चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।